मैं एक थानेदार हूँ। आप मुझे बड़ा काबिल और उस्ताद सुराग रसां समझते होंगे, लेकिन मैं काबिल भी नहीं और उस्ताद भी नहीं। मुझ में खूबी ये थी कि मैं अपने फ़राइज़ के साथ और उन लोगों के साथ जो मेरे पास साइल या मुस्तगीस या मुश्तबा की हैसियत से आते थे, इज़्ज़त व एहतराम से पूरी तरह दयानतदारी और खलूस से पेश आता था। अगर आप मुझे अब भी काबिल और उस्ताद सुराग रसां समझते हैं तो मैं आपको अपनी एक अहमकाना तफ्तीश की कहानी सुनाता हूँ। मैं वारदात की रिपोर्ट करने वालों और गवाहों वगैरह की हिमाकतों के जाल में आ गया था, और उस जाल में मुझे अपने खलूस, फ़र्ज शनासी और दयानतदारी ने भी फंसा दिया था। वो एक छोटा सा कस्बा था जिसे इर्द गिर्द के देहात वाले शहर कहते थे, क्योंकि उसमें से पक्की सड़क और रेलवे लाइन गुजरती थी और यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, वरना आजकल के म्यार के मुताबिक ये एक बड़ा गांव था। एक रोज़ उस कस्बे का एक आदमी थाने में आया। उसके साथ उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 14-15 साल होगी। ये आदमी मुसलमान था। उसने बताया कि उसकी जवान बेटी लापता है। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि किसी के साथ निकल गई होगी, लेकिन उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि लड़की शादीशुदा है और अपने खामिद के घर से लापता हुई है। मैं उसे कोई घरेलू झगड़ा समझा और ये इरादा किया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगा। अगर ये दो घरों का झगड़ा हुआ तो उनकी सुलह सफाई करा दूंगा। मैं उसे झगड़ा इसलिए समझ रहा था कि लड़की खामिद के घर से लापता हुई थी, लेकिन खामिद उस आदमी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया था। मैंने पूछा, आपकी बेटी का खामिद आपके साथ क्यों नहीं आया? उसने जवाब दिया, मुझे शक है कि मेरी बेटी को उसी ने गायब किया है। उसने जो तफसील सुनाई वो मुख्तसरन यूं है कि उस खामिद की ये दूसरी बीवी थी। उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, आप उसे हलीम कह लें। उसने 8-9 साल गुजरे पहली शादी की, लेकिन औलाद ना हुई। औलाद की खातिर उसने इस आदमी से जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। लड़की के बाप ने रिश्ता देने का वादा कर लिया। ये मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी 18-19 साल की उम्र की बेटी का रिश्ता 32-33 साल की उम्र के आदमी को सिर्फ इसलिए दे दिया कि उस आदमी के माली हालात बड़े अच्छे थे और वह जिस मकान में रहता था वो उसका अपना था। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था। वो हवेली भी उस ख़ानदान की अपनी थी। हलीम ने रिश्ता लेने की ये शर्त रखी थी कि वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा और उसके हकूक़ पूरे करता रहेगा। लड़की के माँ बाप अपने बेटी का रिश्ता हलीम को नहीं बल्कि उसकी अच्छी आमदनी और मकान को दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हलीम की शर्त मंजूर ना की और कहा कि वो पहली बीवी को तलाक दे, और ये शर्त भी रखी कि मकान लड़की के नाम कर दे, और ये भी कि वो 10,000 रुपया हक महर के अलावा 100 रुपया माहवार लड़की का खर्च लिख कर देगा। ये पुराने ज़माने की कहानी है, इसलिए उस वक्त 100 रुपया आज के 10-20 हज़ार रुपये के बराबर था। हलीम ने ये शराइत मान ली। उसे औलाद के लिए दूसरी बीवी की ज़रूरत थी और लड़की बहुत खूबसूरत भी थी, वह जवान भी थी। हलीम ने पहली बीवी को तलाक दे दी और उस आदमी की बेटी के साथ शादी कर ली। मकान भी लड़की के नाम कर दिया। 10,000 रुपया हक महर और 100 रुपया माहवार खर्च भी लिख दिया। उस ज़माने में 10,000 रुपया और 100 रुपया माहवार बहुत ही ज़्यादा रकमें थी। 5-6 अफराद का कुंबा 1 रुपया रोज़ाना में बड़ी अच्छी रोटी खा सकता था। 100 रुपया माहवार तनख्वाह पाने वाला आदमी अमीर समझा जाता था। बाप की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी नेक, सलीकाश्वार, बेजुबान और गुलामों की तरह जिंदगी गुजारने वाली थी। उसने इस शादी को कबूल किया और खामन की खिदमत और फर्मा बरदारी में कोई कसर न रहने दी, मगर हलीम लड़की को मैके नहीं जाने देता था। शादी कोई 1 साल पहले हुई थी। हलीम ने लड़की को 1 साल में सिर्फ 2 मरतबा घर आने की इजाज़त दी थी, और वो भी 2 दिन के लिए। लड़की के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। उसने ये इजाज़त दे रखी थी कि लड़की के वालिदैन और भाई वगैरह उसके घर आकर लड़की से मिल सकते हैं और जितने दिन चाहे रह सकते हैं। दोनों के घर उसी कस्बे में थे और कुछ दूर दूर थे। हलीम का ये रवैया मेरे लिए काबिल फ़हम था। उसने दरअसल मकान के एवज़ लड़की ख़रीदी थी। लड़की अब उसकी मलकियत थी। माँ बाप ने लड़की की जो कीमत मांगी वो उन्हें मिल गई थी। लड़की के बाप ने बताया कि 7-8 दिन गुजरे उसकी बीवी यानी हलीम की सास हलीम के घर अपनी बेटी से मिलने गई। उसे हलीम अकेला घर मिला, लड़की नहीं थी। माँ ने अपनी बेटी के मुतालिक पूछा तो हलीम ने बताया कि मोहल्ले में किसी के घर गई है। माँ इंतज़ार करती रही मगर उसकी बेटी वापस ना आई। हलीम ने 3-4 बार कहा कि वो चली जाए, उसकी बेटी आएगी तो वो उसे उसके घर यानी मैके भेज देगा। माँ वापस आ गई। दूसरे दिन लड़की का छोटा भाई अपनी बहन से मिलने गया। बहन घर पर नहीं थी। हलीम ने उस लड़के को भी यही बताया कि उसकी बहन मोहल्ले में किसी के घर गई है और ज़रा देर से आएगी। 1-2 रोज़ के बाद लड़की का बाप हलीम के घर गया। उसे भी हलीम ने यही बताया कि लड़की मोहल्ले में किसी के घर गई है। बाप ने हलीम से कहा कि वो उसे बुला दे
या पड़ोसियों के किसी बच्चे से कहे कि वो देखे वो किसके घर में है। हलीम ने उसे कहा कि वो चला जाए। बाप ने महसूस किया कि हलीम कुछ परेशान और उखड़ा उखड़ा सा था, और उसने जिस अंदाज से लड़की के बाप से कहा था कि वो चला जाए, वो अंदाज मशकूक सा था। बाप चला गया और लड़की की माँ को बताया कि हलीम का रवैया ठीक नहीं। यूं मालूम होता है जैसे उसने लड़की को अपने घर में भी वालिदैन से मिलने से रोक दिया है, और लड़की शायद कमरे में होती है और हलीम कह देता है कि मोहल्ले में किसी के घर गई है। माँ तैश में आ गई। वो शाम के बाद जब रात अंधेरी हो चुकी, हलीम के घर गई। वहाँ ताला लगा हुआ था। माँ पड़ोसियों के यहाँ गई। वहाँ औरतों ने लड़की की माँ से पूछा कि उसकी बेटी मैके में है। माँ ने बताया कि नहीं, वो तो उसी से मिलने आई थी, लेकिन ताला लगा हुआ है। उसे अपनी बेटी की याद सता रही थी। उसे पड़ोसियों ने बताया कि वो कई दिनों से नजर नहीं आ रही, और सब समझती हैं कि अपने घर गई है, यानी अपनी माँ के घर। माँ समझी कि उसकी बेटी हलीम के वालिदैन के घर गई होगी। माँ वहाँ गई और हलीम की माँ से अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। हलीम की माँ उल्टा उस पर टूट पड़ी। तुमने अपनी बेटी हमें दी थी क्या? हलीम की माँ ने कहा, उसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। इतनी अच्छी बीवी को तलाक दे दी हमारे बेटे ने। हम हलीम से कह कहकर थक गए कि अपना इलाज मुआवजा कराओ, किसी पीर फकीर की मुरीदी करो, किसी खानका पर जाओ, माथा रगड़ो, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन वो दूसरी शादी करने पर तुला हुआ था। हमारी एक ना सुनी। इधर तुम अपनी बेटी देने को तैयार बैठी थी। मकान लिखवाया और बेटी झट से उसके नाम लिख दी। दोनों औरतों में तू मैं हुई, और पता चला कि ना हलीम अपने माँ बाप के घर जाता है और ना उसकी दूसरी बीवी कभी गई है। इससे हलीम के खिलाफ लड़की के वालिदैन को शक हुआ कि हलीम ने किसी वजह से लड़की को गायब कर दिया है। लड़की के बाप ने अपने दोस्तों से मशवरा लिया। उन्होंने मशवरा दिया कि थाने रिपोर्ट कर दो। मैंने उस आदमी से पूछा कि उसे हलीम पर ऐसा शक किस बिना पर हुआ। वो पहली बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। उसने जवाब दिया, उसने दूसरी शादी सिर्फ औलाद की खातिर की है। 1 साल होने को आया है। उसने देख लिया होगा कि इस लड़की में भी औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं, और वो मकान हमारी बेटी के नाम कर चुका था। हक महर भी बहुत ज़्यादा था और माहवार खर्च भी ज़्यादा। उसने ये बेहतर समझा होगा कि इस लड़की को तलाक दी तो बहुत महंगी पड़ेगी और मकान भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए इस लड़की को ही ठिकाने लगा दो। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद वो तीसरी शादी कर लेगा। उस पर अपने वालिदैन का दबाव भी पड़ने लगा, और वो हलीम की पहली बीवी के करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे ये 4 दीवारी की दुनिया का एक मामूली सा ड्रामा नजर आया। किसी लड़की को गायब कर देना या कत्ल करा देना आसान काम नहीं होता। ऐसी वारदातें राजों, महाराजों और बहुत बड़े जागीरदारों के यहाँ होती हैं। मैंने रिपोर्ट लिखने के बजाय हलीम से बात करना बेहतर समझा। एक कांस्टेबल को प्राइवेट कपड़ों में हलीम के पते पर भेजा कि किसी और को बताए बगैर उसे थाने लेकर आओ। हलीम के ससुर और ससुर के बेटे को मैंने कांस्टेबलों के कमरे में भेज दिया, और मैं किसी और काम में मसरूफ हो गया। हलीम का घर दूर नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद कांस्टेबल आया। उसने मुझे बताया कि हलीम घर पर नहीं। उस कांस्टेबल ने बारीक कपड़े की कमीज पहन रखी थी। वैसे मेरी ही नज़र उसकी जेब पर जा पड़ी। 5 रुपए का एक नोट बारीक कपड़े में से जेब में पड़ा नजर आया। मैंने कांस्टेबल की जेब से ये नोट निकालकर अपने पास रख लिया और उसे कहा, जाओ और उसे साथ लेकर आओ, और वापस आकर मुझसे ये नोट ले लेना। मैंने उसकी बददयांती पकड़ ली थी। उस पर मैंने गुस्से का इजहार न किया। वो कुछ कहे बगैर चला गया। 1 घंटे से भी कम अरसे में वो हलीम को साथ लेकर आया। मैंने कांस्टेबल के सामने हलीम से पूछा कि वो पहले क्यों नहीं आया। उसने जवाब दिया कि वो घर पर नहीं था। मैंने 5 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, क्या तुम पुलिस को धोखा दे सकते हो? कितनी बार 5 रुपए देते रहते? सिर्फ 2 बार। तीसरी बार हथकड़ियों में जकड़े हुए यहाँ आ जाते। ये लो अपने 5 रुपए। कांस्टेबल बेचारे का रंग जर्द हो गया। मैंने उसे घूरा और वहां से चले जाने का इशारा किया। हलीम ने मुझसे 5 का नोट ले लिया। तुम्हारी दूसरी बीवी कहाँ है? मैंने उसे अपने दफ्तर में बिठाकर पूछा। उसका जवाब सिर्फ ये था कि उसका रंग बदल गया, आंखें ठहर गईं और होंठ खुलकर कांपने लगे। मेरे हौसला देने पर भी उसके मुंह से बात न निकली। तुम थाने क्यों नहीं आए थे? मैंने पूछा। कांस्टेबल को 5 रुपए देकर क्यों ये कहलवाया कि जाओ कह देना कि वो घर पर नहीं। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। मैंने कहा कि कह दो मोहल्ले में किसी के घर गई हुई है। वो मेरी बात पर चुप हो गया। उसने कांस्टेबल को जो 5 रुपए का नोट दिया था वो उसकी गिरफ्तारी का वारंट था। उसका मतलब ये था कि वो पुलिस को टालने की कोशिश कर रहा था, जो बिला वजह नहीं हो सकती। उस जमाने में कांस्टेबल या अदालत के हर कार्य को टालने के लिए आम लोग 8 आने और अमीर लोग 1 रुपया दिया करते थे। 5 रुपए से यह साबित होता था कि उसका जुर्म मामूली नहीं, और अगर जुर्म मामूली है तो ये बहुत ज्यादा घबरा गया है। एक रात हवालात के अंदर गुजारो। मैंने कहा, कल सुबह तक मेरा ख्याल है तुम बोलने के काबिल हो जाओगे। वो इस तरह बिदका और उसकी नजरें मुझ पर जम गईं, जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार उसके जिस्म से लगा दिए हों।
मैं उठने लगा तो उसने इस डर से लपक कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कि मैं उसे हवालात में बंद करने को उठाऊं। उसने पहले सर हिलाया और फिर सिसकी लेने की तरह बोला, जरा बैठ जाएं, मेरी बात सुन लें, मैं मुजरिम नहीं मजलूम हूं। और उसके आंसू बहने लगे। बैठ जाओ। मैंने उसे बैठा दिया और खुद भी बैठकर कहा, यह पुलिस स्टेशन है जहां पत्थर भी बोल पड़ता है कि उसे फलां आदमी ने उठाकर फलां आदमी के सर पर मारा था। तुम अगर मुजरिम हो तो सब कुछ बता दो, और अगर मजलूम हो तो तुम्हारी इतनी मदद करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने आगे होकर राजदारी से कहा, अगर अपना जुर्म मुझे परेशान किए बगैर सुना दोगे तो फायदे में रहोगे। मेरे साथ दोस्ती कर लो। मेरा ख्याल है तुमने मजलूम होकर जुर्म किया है। मुझे ऐसे आदमी के साथ बहुत हमदर्दी होती है। मैंने आहिस्ता से पूछा, बीवी को कत्ल करा दिया है? नहीं, वो हड़बड़ा कर बोला, वो खुद ही कहीं भाग गई है, वो मुझे धोखा दे गई है। वो तो सुना है बड़ी फर्माबरदार और नेक लड़की थी और उसने तुम्हें दिल से कबूल कर लिया था। उसने कहा कि मेरी पहली बीवी फर्माबरदार और नेक थी, ये दूसरी दरअसल शैतान है। मैं इसे नेक और फर्माबरदार समझता था, लेकिन इसने पहले एक माह में अपनी हरकतों से साबित कर दिया कि उसे मेरे घर और मेरी ज़ात के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने मकान उसके नाम कर दिया था, फिर उसे रुपया पैसा देता रहा ताकि खुश रहे। उसे बड़े कीमती कपड़े देता रहा, मगर उसका रवैया मेरे खिलाफ रहा और दिन ब दिन बिगड़ता रहा। मैंने उस पर ज़रा सख्ती शुरू कर दी और उसे उसके माँ बाप के घर जाने से रोक दिया। मेरा ख्याल था कि उसकी माँ अच्छी नीयत की औरत नहीं, वो उसे गलत सबक देती होगी, मगर लड़की का रवैया बिगड़ा रहा। कोई 3 माह बाद उसने मुझे ये अल्फाज कह दिए, मैंने आपको दिल से कबूल नहीं किया, मैंने अपने माँ बाप का हुक्म माना है। वो तो ये भी कहती थी कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। मैंने उसकी माँ से भी और बाप से भी कहा कि अपनी बेटी को समझाएं, वरना मैं मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करा लूँगा। उसकी माँ ने कहा कि मकान की रजिस्ट्री तो उसके पास है, अब ये कागजात उसे वापस नहीं मिल सकते। मैंने देखा कि उस औरत का रवैया भी दुश्मनों वाला था। मकान की रजिस्ट्री उसने अपने कब्जे में ले ली थी। मेरे ससुर का रवैया कुछ बेहतर था, लेकिन माँ बेटी पर उस शख्स का कोई असर नहीं था। मैं औलाद की खातिर जाल में फंस गया था। मैंने उस लड़की को तलाक देने की सोची तो ख्याल आया कि मकान भी दे चुका हूँ और 10,000 रुपया हक महर लिख दिया है। मैंने गुस्से में आकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कोई 15-16 दिन गुजरे। मैं सुबह जागा तो बीवी साथ वाले पलंग पर नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार किया, ख्याल था कि गुसल खाने में होगी, मगर वो कहीं भी नहीं थी। मैं समझ गया कि अपने माँ बाप के पास चली गई है। मैंने इरादा कर लिया कि खुद ही गई है, खुद ही वापस आ जाएगी, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। मैं ना गया। 5 रोज़ बाद उसकी माँ आई। वो आती रहती थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि उसकी बेटी कहाँ है, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। वो अपनी बेटी के लिए बादामों वगैरह की कोई चीज़ बनाकर लाई थी। उसने मुझे कहा कि ये तुम भी खाया करो, इसमें बड़ी ताकत है। मैंने उस औरत की बातें गौर से सुनी। उसके लहजे और अंदाज में मुझे कोई शरारत नज़र नहीं आई, लेकिन उस औरत का कोई एतबार भी नहीं था। मैंने उसे कहा कि उसकी बेटी मोहल्ले में किसी के घर गई है। वो कुछ देर इंतज़ार करके चली गई। दूसरे दिन उसका भाई आ गया। वो भी अपनी बहन से मिलने आया था। मुझे कुछ शक होने लगा। मैंने उससे भी यही कहा कि उसकी बहन मोहल्ले में किसी के घर गई है। बातों बातों में उससे पूछा कि उसकी बहन अपने घर कब गई थी। वो 14-15 साल का लड़का था। मेरी बातों में आ गया। उसने 2 माह पहले का बताया कि उसकी बहन अपने घर गई थी। मुझे ये शक था कि उसकी माँ बड़ी चालाक है। उसने अपनी बेटी को मुझसे चोरी छुपे अपने घर बुलाकर छुपा लिया है और ये उसकी कोई ख़तरनाक चाल होगी। मगर लड़के से पता चला कि मेरी बीवी माँ बाप के पास नहीं गई, वो भाग गई थी। भागने की वजूहात बड़ी साफ़ हैं। उसने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था। मैं उस पर इतनी सख्ती करता था कि उसे मारता पीटता भी था। लड़की होशियार और तबीयत की तेज़ है। उसे भगाने में उसकी माँ का हाथ भी हो सकता है। उन लोगों ने मुझसे मकान अपनी लड़के के नाम लिखवा लिया है। अगले रोज़ उसका बाप आया। वो अपनी बेटी से मिलने आया था। उसके चेहरे से पता चलता था कि उसे मुझ पर शक है। मैंने उसे भी बताया कि उसकी बेटी मोहल्ले में किसी के घर गई है। उसने कहा, तुम कह क्यों नहीं देते कि हमें अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं। उसकी माँ आई, भाई आया, अब मैं आया हूँ। तुम सबको एक ही जवाब दे रहे हो कि मोहल्ले में किसी के घर गई है। मैं शाम तक यहीं रहूँगा, वो आ जाएगी। मेरे लिए ये परेशानी कुछ कम नहीं थी कि मेरी बीवी लापता हो गई थी। उसके बाप ने मुझे मुश्तबा समझकर रोब से बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि घर के सारे कमरे देख लो, ऊपर चले जाओ, तुम्हें बेटी कहीं नजर आ जाए तो उसे 2-4 दिनों के लिए घर ले जाओ। उसने एक बार फिर कहा कि मैं शाम तक ठहरूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट और यहाँ नहीं ठहरने दूंगा, मैं काम से जा रहा हूँ। उसने गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो मैंने जल कर कहा, अब अपनी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने पूरा मकान देकर उसे तुमसे ख़रीदा है। ये मेहरबानी है कि तुम्हें अपने घर में दाखिल होने देता हूँ। वो वाही तबाही बकता के निकल गया और आज आपने बुला लिया है। मेरे दिल में जो कुछ था वो आपको सुना दिया है। हकीकत यह है कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। किसी पर शक है तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वो अगवा नहीं हुई, उसे कोई उठाकर नहीं ले गया। वो अपनी मर्जी से कहीं गई है।
तुम ने पहले ही रोज अपनी सास से क्यों ना कह दिया कि तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है? मैंने उससे पूछा। तुम्हें जब यकीन हो गया था कि तुम्हारी बीवी गायब है तो तुम उसके माँ बाप के पास क्यों न चले गए? मैं सोचता रहा। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जवाब दिया। उसने जब बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने आई है तो मैं चकरा गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने उस पर बहुत जिरा की, उसे बहुत चक्कर दिए, उसकी नफ्सियात समझने की कोशिश की, उसकी नीयत को भांपा। मैंने ये राय कायम की कि ये शख्स इतना दलेर और चालाक नहीं जितना अहमक है। मैं उससे ये भी पूछा कि उसे जब यकीन हो गया था कि उसकी बीवी इतने दिनों से लापता है तो उसने पुलिस को रिपोर्ट क्यों ना की? उसने तरह तरह की अहमकाना बातें करके मुझे अपना हामी बनाने की कोशिश की। वो दरअसल कहना ये चाहता था कि अपनी जुबान से ये कहने में उसकी बीवी भाग गई है वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपनी पहली बीवी से भी नादिम था। वो दूसरी बीवी के फरार को छुपाने की कोशिश में था और ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी बीवी घूम फिर कर वापस आ जाएगी। मैंने हलीम को दफ्तर से निकालकर एक और कमरे में भेज दिया और उसके ससुर को बुलाया। उसे खबरदार किया कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। उसे एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट गलत साबित हुई और बेटी उसके अपने घर से बरामद हो गई, या ये पता चल गया कि अपनी बेटी को उसने खुद या उसकी माँ ने अपने दामाद को परेशान करने के लिए कहीं छुपा रखा था, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस शख्स ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि अपनी बेटी को उन्होंने खुद गायब नहीं किया, उनके दामाद ने उसे गायब किया है। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि मैंने उसके दामाद को भी बुला रखा है। मैंने उसे कहा कि वो घर जाए और अपनी बीवी से एक बार फिर मशवरा कर ले और उसे बताए कि रिपोर्ट दर्ज कराने का नतीजा कुछ और भी हो सकता है। वो चला गया। मैंने हलीम को बुलाकर डराया धमकाया और बहुत कोशिश की कि उसने अगर बीवी को खुद इधर उधर कर दिया या ठिकाने लगा दिया तो मुझे बता दे। वो रोने पर आ गया। बार बार यही कहता कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से या अपनी माँ की कोशिश से लापता हुई है, उसे तलाश किया जाए। मैं इतना समझ गया कि हलीम में अपनी बीवी को कत्ल करने और लाश गायब करने की हिम्मत नहीं। अलबत्ता ये मुमकिन था कि उसके पास पैसा था जिससे वो ये जुर्म किराए के कातलों से भी करा सकता था। ताहम मैं अभी तक उसे घरेलू झगड़ा समझ रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि ये लोग सुलह सफाई करके पुलिस और अदालत के चक्कर से बच जाएं। मैंने हलीम से कहा कि वो कल फिर मेरे पास आए, शायद उसकी बीवी वापस आ जाए। वो भी चला गया। 2 दिन उनमें से कोई भी थाने ना आया। मैं मुतमईन हो गया कि उन्होंने आपस में कोई समझौता कर लिया है। तीसरे दिन 2 मील दूर के एक गांव का नंबरदार आया। उसने बताया कि उसके गांव से थोड़ी दूर वीराने में एक औरत की लाश बरामद हुई है जो जमीन में दबी हुई थी। भेड़ियों वगैरह ने निकाल ली है और कुछ खा ली है। मैं उसी वक्त वहां रवाना हो गया। लाश औरत की थी, खराब हो चुकी थी, अभी सूजी हुई थी, गली सड़ी नहीं थी। गीदड़ों और भेड़ियों ने उसे थोड़ी ही देर पहले निकाला था। कई जगहों से गोश्त खाया हुआ था। चेहरा अभी महफूज था। जिस्म पर खून नहीं था, जिससे जाहिर होता था कि उसे तेज धार आले से नहीं मारा गया। उसे दरिंदों ने जहां से निकाला था वो गहरा गड़ा नहीं था। रात तूफानी बारिश बरसी थी। बहते पानी ने गड़े से मिट्टी बहा दी थी, जिससे लाश नंगी हो गई थी और गीदड़ वगैरह पहुंच गए। लाश के कपड़े दरिंदों ने चीथड़े बना दिए थे। मैंने कपड़े देखते ही कह दिया कि ये औरत देहाती नहीं थी। उसके पाँव में शहरी सैंडल थे जो सिर्फ शहरों में पहने जाते थे। मैंने लाश उठवाई और पोस्टमार्टम का इंतजाम कराया। मुझे अचानक हलीम की बीवी का ख्याल आ गया। ये लाश मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि मनादी करा के उसकी शनाख्त करानी थी। मेरे थाने में हलीम की बीवी के सिवा किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। अगर ये हलीम की बीवी नहीं थी तो मुझे दूसरे थानों से पता करना था कि किसी के यहाँ किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई होगी। मैं लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने चला गया। एक कांस्टेबल से कहा कि वो हलीम, उसके ससुर और सास को थाने ले आए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।